कब वापस आएंगे छात्र? यूक्रेन युद्ध के कारण हरियाणा के कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। रोहतक के अनुवाग चौधरी भी वहां पर फंसे हुए हैं। अनुवाग वहां पर एमबीबीएस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है। आसपास के क्षेत्रों में बमबारी की जा रही है। इसी तरह कैथल में यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन सचिवालय के पास इकट्ठा हुए और कैथल के डीसी के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन सौंपकर छात्रों को वापस लाने की गुहार लगाई है। बात करें फरीदाबाद की, फरीदाबाद के जो निवासी हैं विनायक चौधरी, वह भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके परिजनों ने सरकार से उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई है। तो 3 तस्वीरें आप देखिए और इसी तरह से कई ऐसे अलग अलग जिलों के छात्र हैं, कई अलग अलग राज्यों के छात्र हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जैसे ना तैसे करके भारतीय छात्रों को देश वापस लाया जा सके। तो 3 तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर रोहतक की है, दूसरी तस्वीर कैथल की है और तीसरी तस्वीर फरीदाबाद की है। और ठीक इसी तरह से सभी अभिभावक, सभी माता पिता परेशान हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हुए थे, खासतौर पर यूक्रेन में आज हालात इस तरह के बने हुए हैं कि हर कोई टेंशन में है और खासतौर पर भारत टेंशन में है। भारतीय माता पिता टेंशन में है और उससे ज्यादा भारत सरकार टेंशन में है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाकायदा रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस संबंध में बातचीत कर चुके हैं और भारतीय छात्रों को लेकर और वहां पर फंसे भारतीयों को लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं, जाहिर कर चुके हैं और इस बात पर भी विशेष बल दे चुके हैं कि भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, इसका समाधान होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात भी कही थी, ये जो संकट बना हुआ है, ये जो तनाव बना हुआ है, ये जो तल्खियां बढ़ती जा रही है, इसको बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, इसका समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन इससे बड़ा फैक्टर भारतीयों के लिए यही है कि जो भारतीय छात्र वहां पर 18 से लेकर 20,000 की संख्या में फंसे हुए हैं, इस संकट काल में उनको वापस कैसे लाया जाए। मैं 2019 में यूक्रेन आया था, जफरोजिया शहर में एमबीबीएस करने के लिए। और पहले 3 साल बिल्कुल अच्छे से रहे कोविड को छोड़ के, पर फिलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और यहाँ पे 4 से 5 शहरों में बमबारी भी हो चुकी है। और जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी बिल्कुल, उस पर फायरिंग हुई कल रात को बहुत तेज़। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द एयरलिफ्ट कराया जाए। टेंशन बहुत हाई लेवल पे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं घर से। कल 10 बजे खारक्यू से चले थे और सुबह 6 बजे वहाँ पर क्यू में पहुँचे हैं। क्यू में पहुँचने पर वहाँ पर एयरपोर्ट भी बंद था और वहाँ सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं थी। बस ने उनको वहाँ पर छोड़ दिया। बच्चे वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल एम्बेसी तक गए हैं और अब भी मेरा बच्चा वहाँ एम्बेसी के बाहर 50-60 बच्चे हैं वो इकट्ठे जो उस बस में आए थे, वो एम्बेसी के बाहर बैठे हुए हैं और सड़क के ऊपर है। सर्दी में वहाँ सर्दी का मौसम है। हमारे पास सर सुबह से मैसेज आए हैं कि अब वहाँ पर जैसे पानी की जो लाइन थी वो कट चुकी है। बच्चों को खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि 2 दिन बाद तक बच्चों की फ़्लाइट्स थी और जिसके कारण बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें भी इकट्ठी नहीं की है। तो इस टाइम खाने पीने का जो सामान था सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है और सेकेंडली पानी जो कि डेली की ज़रूरत है। जहाँ तक हमें न्यूज़ मिली है अब बिजली पर भी थोड़ा कटौती करने का उनका विचार है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है। मैं फरीदाबाद का निवासी हूँ। मेरा बेटा यूक्रेन में लवीव शहर में डायनालो हेस्की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी लवीव में एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। उसके पास अभी तक कोई भी सहायता किसी भी प्रकार की भारतीय सरकार से नहीं पहुंची है और मेरी भारत सरकार से दरखास्त है कि जो वहाँ स्टूडेंट फंसे हुए हैं जो कीव नहीं आ सकते, तो लवीव में एक छोटा एयरपोर्ट है जहां से बॉम्बे के लिए और दिल्ली के लिए 8 दिन में फ्लाइट चलती है। तो मेरी सरकार से दरखास्त है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मेरा एक ही बेटा है, लवीव से उसको
जल्दी से जल्दी सुरक्षित भारत लाने की कृपा करें। तो कई हजार लोग हरियाणवी अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो वापस लौट पाए हैं और इसी कड़ी में करनाल की बेटी भव्या भी गुरुवार को भारत लौटी। भव्या ने मीडिया से बात करते हुए यूक्रेन के भयानक हालातों की जानकारी दी है। इसके साथ ही भव्या ने यह बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स काफी महंगी कर दी गई है। एम्बेसी कोई एक्शन नहीं ले रही है। भारतीयों को सुरक्षित जगह भी नहीं मिल पा रही है। भव्या ने सरकार से अपील भी की है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द स्वदेश लाने का प्रबंध किया जाए। इसी तरह करनाल का रहने वाला युवक जब यूक्रेन से भारत लौटा तो उसने वो बताने की कोशिश की है जो वहां पर हालात बने हुए हैं। उसने ये भी कहा कि जब वहां से वह निकला था तो हालात बहुत ही तनावपूर्ण थे। इसके साथ ही यूक्रेन में स्थिति भारत की अपने आप में भूमिका जो है वो बड़ी बन जाती है, लेकिन छात्र लगातार टेंशन में है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसी बीच जो एम्बेसी की जो एक्शन लेने की पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई देखने को मिल रही है। भारत सरकार से इन वापस आ चुके छात्रों ने अपील की है, गुहार लगाई है, मदद की गुहार लगाई है कि जैसे हम अपने भारत लौट आए हैं, अपने वतन लौट आए हैं, ठीक उसी तरह से जो वहां पर भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको भी वापस लाया जाए। गई थी मेरे साथ ही गई थी, बट वो वहीं पर रुकी हुई है क्योंकि उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ गया था। एम्बेसी भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। वो बोल रहे हैं कि वो क्लोजली सब कुछ देख रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इवैक्यूएशन प्रोसेसेस भी प्रॉपरली नहीं किए जा रहे। एयर इंडिया की फ़्लाइट्स इतनी महंगी कर दी है, कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो नॉर्मल फ़्लाइट्स हैं एयर अरेबिया वगैरह ये अब बंद हो चुके। सब लोग गवर्नमेंट से ही अपील कर रहे हैं कि इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू की जाए। तो फिलहाल जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो संकट काल रशिया और यूक्रेन के बीच में देखने को मिल रहा है, उसका असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत पर भी पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा इस एस्पेक्ट से कि जो यहाँ के 20,000 से ज्यादा भारतीय जो छात्र हैं वो यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हुए थे, किसी ना किसी काम से गए हुए थे, वो वहां पर इस संकट काल में फंसे हुए हैं। और भारत सरकार भी अपनी प्रायोरिटी आपको बता चुकी है कि हमारा मकसद यही है कि जैसे ना तैसे करके इस संकट काल से बच्चों को भारत वापस लाया जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ जो यूक्रेन से भव्या वापस लौटी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। लक्ष्य वर्मा, ओवर टू यू। लक्ष्य, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात की जाए भव्या अगर करनाल पहुंच चुकी है, और जिस तरीके से परिवार की बात की जाए तो परिवार काफी चिंतित देखने को मिल रहा था। जी लक्ष्य, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। लक्ष्य, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की यहां पर कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 20,000 से ज्यादा भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको वापस लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार ने जताई है। और बात करें हरियाणा के संदर्भ में तो 2,000 से ज्यादा छात्र हैं जो हरियाणा के भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो यूक्रेन से कितने लोग अभी तक लौटे हैं इसका भी एक डाटा मोटा माटी सामने आया है। जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप समझ सकते हैं। और हरियाणा के 2,000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और केरल की बात करें तो केरल के 2,320 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं।
और हरियाणवी लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है 9212314595 और भारत सरकार की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए और अगर कोई भी जानकारी आपको देनी है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके दे सकते हैं। और मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को 250 से ज्यादा लोग भारत लौटे हैं, गुरुवार को 182 लोग स्वदेश लौटे हैं और अब तक करीब 450 लोग भारत लौटे हैं। लेकिन जो वहां पर फंसे हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और यही चिंता है जो भारत सरकार को सता रही है और यही चिंता है जो सभी माता पिता को सता रही है, जिनका बच्चा, जिनका बेटा, जिनका बेटी यूक्रेन में इस संकट काल में फंसे हुए हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो तनाव बढ़ता जा रहा है ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, ये नहीं कहा जा सकता। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि यूक्रेन से अब तक कितने भारतीय लौट चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यूनुस सलवी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस सलवी, ओवर टू यू। जी यूनुस सलवी, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और जहां पर आप मौजूद हैं वहां के कितने ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं या फिर कितने वापस आ चुके हैं? बिल्कुल, मैं फिलहाल जो है नूह जिला के मांडीखेड़ा गांव है जी और यहाँ पर मोहम्मद उस्मान है जो एक अध्यापक है, उनके 2 बेटे जो है यूक्रेन में गए हुए हैं। इसके अलावा मेवात पे 70 से 80 जो बच्चे हैं जो यूक्रेन की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जो है पढ़ रहे हैं और सबको ही जो है चिंता है कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और हर आदमी डेली सुबह से शाम तक मोबाइल से, फोन से बातचीत करते रहते हैं, टीवी पे घटनाक्रम में लगे हुए हैं और सबको ये चिंता है कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं। और हर आदमी, माँ बाप ही नहीं बल्कि जो पड़ोसी हो, गांव वाले हो, प्रमुख लोग हो, वो भी उनके परिवार वालों से उनकी राजी खुशी, उनके हालचाल पूछते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा ठीक है, कब आ रहा है, कैसे हालात है, क्या जिस इलाके में ये झगड़ा हो रहा है उनका बच्चा वहां पर है। तो इस तरीके से सुबह से शाम तक माँ बाप से, परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, गांव वाले और जो है सारे उनके खैरियत पूछ रहे हैं और खुद भी जो टीवी से चिपक कर हालात देखते हैं कि कहीं हालात शांत हुए नहीं हुए। बच्चों से हर बार जो है कई बार फोन करते हैं और फिलहाल में जो है जिस मांडीखेड़ा गांव में बैठा हूँ वहाँ इनके जो बच्चे हैं, मोहम्मद उस्मान है, इनका एक बड़ा लड़का है मोहसिन आजम, जिनका जो है यूजोर यूनिवर्सिटी है जो कीव से राजधानी से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर 5वां साल है उनका, क्योंकि 6 साल में वहाँ MBBS होती है। उनका छोटा बेटा भी जो है वहाँ उन्होंने भेज दिया है जो अभी 12 दिसंबर को ही यहाँ पर गया। उनका नाम मोइन खान है। अब एक परिवार से 2 बच्चे जाना जाहिर है कि माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि उनके माँ बाप हैं, बहन है, वाले हैं, उनका दर्द भी, उनकी बात भी हम अगर अपने दर्शकों को सुनाएं तो आप इजाजत दें तो मैं उनके सबसे पहले बाप से बात कराता हूं। जी यूनुस, आप बात करें और ये जानने समझने की कोशिश करें कि उनके दिलो दिमाग में इस संकट काल को लेकर क्या चल रहा है। उनके जो बेटे हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन कब बातचीत हुई थी और क्या डर लग रहा है, क्या उम्मीद है, ये सब आप जानने की कोशिश करें। जी उस्मान, आपका हरियाणा न्यूज में स्वागत है और जो है हम ये उम्मीद करते हैं कि जो है आपके बच्चे वहाँ खैरियत होंगे। आपकी आखिरी बार कब बात हुई? मेरी आखिरी बार जी आज सुबह लगभग 8 बजे हुई थी। वैसे तो अल्लाह के शुक्र, बच्चे बोल रहे हैं कि हम वहाँ पर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, हमें कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को डर बना हुआ है कि भाई हम अपने देश कब पहुंचेंगे, किस तरीके से पहुंचेंगे। इधर उधर से जब उनको न्यूज मिल रही है तो वो बच्चे भी, उनके अंदर भी डर का माहौल बना हुआ है और हमें भी रोज इधर उधर से जब न्यूज सुनने को आती है कि 2 बेटे हैं जी, तो दोनों बेटे बाहर हैं, तो हमें भी डर लग रहा है जी। तो क्या वहाँ पर जो गए हैं तो क्या कौन सी यूनिवर्सिटी है और कितने बच्चे हैं, में कैसे आप लोगों ने उनको भेजा था?
यूक्रेन के अंदर यूजोड यूनिवर्सिटी है जी, उस अकेली यूनिवर्सिटी के अंदर मेवात के कम से कम 50 बच्चे हैं जी। तो उन बच्चों के माध्यम से ही मैंने अपने दोनों बेटों को भेजा था जी। तो अब कैसा हालात है, किस तरीके कौन कौन दरियाफ्त खैरियत पूछने आते हैं? मेरे परिवार वाले भी, मेरे सारे रिश्तेदार, सारे यार दोस्त ही, सबको एक फिक्र लगी हुई है जी। हमें भी पूरी रात नींद नहीं आती भाई बच्चे किस हालत में हैं और बच्चे कब तक आ पहुंचेंगे जी। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अभी पिताजी जो है मोहम्मद उस्मान ने बताया कि वो उनके दो बच्चे हैं, मोहसिन आजम और मोइन खान है, वही हमारे साथ जो है उनकी बहन है। और उसको बहन का और भाई का एक अलग रिश्ता होता है कि वो जब तक भाई से जो है बात नहीं कर लेती तक उनका क्या दर्द है। कि क्या नाम है आपका जो है? और नज़मा है और मेरे दो भाई हैं, वो दोनों यूक्रेन पहुंचे। तो नज़मा, तो आपकी भाई से कब बात हुई थी? रात को बात हुई थी मेरी। तो घर वाले सभी परेशान है, जैसे वहाँ का माहौल है। मेरी भारत सरकार से अपील है कि मेरे दोनों भाई सुरक्षित आने चाहिए घर पे। और मेवात के भाई है, वो भी हमारे भाई है, तो सबको यहाँ पे भारत सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षित लाने की। तो क्या कह रहे हैं जब उनसे बात हुई हो, किस तरीके से हालात बता रहे हैं? वो वैसे तो बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल हम तो ठीक है, लेकिन जो मेवात के और बच्चे बॉर्डर पे उनके लिए प्रॉब्लम है वहाँ पे। लेकिन फिर भी हमें भी डर लग रहा है यहाँ पे। जितना हो सके भारत सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, हमें सुरक्षित यहाँ से निकालना चाहिए। अच्छा, इस तरीके से और दूसरे छात्रों कितने उनके साथ हैं आपके भाई के साथ जो है, क्या उनसे भी बात हुई है? नहीं, मेरी बात उनसे नहीं हुई, लेकिन जो और बच्चे हैं रिलेटिव में भी है, आस पड़ोस गाँव के हैं, वो बच्चे घबराए हुए बहुत ज्यादा। और उनकी ये कि हमें भारत सरकार हमारे लिए प्लान भेजे और हमें यहाँ से निकाले जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल जो है जो मेवात के मोहसिन हैं आजाद और मोइन खान हैं, उनकी बहन ने, उनके पिता ने जो है जल्दी से भारत सरकार से मांग के एक वो प्लान भेजे और उनको जल्दी सुरक्षित लाए। बिल्कुल एजुकेशन हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि सारी जो स्थिति है, जो संकट काल बना हुआ है, ये सब कुछ सामान्य होता चला जाए, जैसा कि सभी भारतीय और सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं। यूनुस सल्वी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता करनाल से जुड़ गए हैं लक्ष्य वर्मा और उनके साथ मौजूद हैं यूक्रेन से वापस लौटी भव्या। लक्ष्य वर्मा, ओवर टू यू। यश, अगर बात की जाए भव्या की, तो भव्या अब करनाल पहुंच चुकी है और उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ उनके साथ हुआ वहां पर, क्या कुछ वो कब पहुंचे, क्या कुछ स्थिति उन्होंने देखी वहां पर। भव्या, सबसे पहले स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर स्थिति थी देखने को जो मिली? सबसे पहले, जब तक मैं वहां पर थी, वहां पर वॉर की बातें हो रही थी, पर कोई अटैक शुरू नहीं हुए थे। अटैक शुरू कल से ही हुए हैं। जब मेरी फ्लाइट लैंड हुई उसके थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि वहां पर वॉर शुरू हो गई है, फायरिंग शुरू हुई है। और कल ही पता लगा कि वहां पे इवानो का एयरपोर्ट भी ब्लास्ट कर दिया गया है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो एयर टिकट्स हैं वो काफी, उनका जो चार्ज है वो बढ़ा दिया गया है, वो क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि आपका भी देखे, जब आप करनाल पहुंचे तो आपने भी हमें ये चीज बताई। हाँ, जब मैं गई थी नॉर्मली टिकट्स 40,000 तक की थी, बट अभी जब मैं आई हूँ 64,000 उनका रेट था। और अभी भी काफ़ी बहुत कॉस्टली हो गया है। अभी काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स थे उनकी 80,000 की टिकट्स हुई थी, जो कि अब बहुतों की फ्लाइट्स 25-27 डेट की थी, बट अब उनकी कैंसिलेशन हो गई है। बट उन्होंने काफ़ी महंगी टिकट्स करी थी। इवन एयर इंडिया की भी बहुत महंगी टिकट्स हो रही है। तो भव्या, बात कीजिए करनाल से, अब कब वहां पर गए और कब लौटे, क्या कुछ स्थिति वहां पर है इस समय की? मैं करनाल से 11 दिसंबर को गई थी और मैं वापस कल ही आई हूँ। जब मैं उधर थी बहुत नॉर्मल सिचुएशन थी, वॉर की बातें होती थी, बट वहाँ के लोगों से जब हम बात करते थे वॉर के बारे में, वो बहुत शांत थे। वो ऐसे थे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पर ये सिचुएशन बहुत हाथ से बाहर चली गई, अटैक शुरू हो गए। अब कॉमन पीपल जो वहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियंस भी सेफ नहीं है। अब भव्या, बात की जाए करनाल के युवाओं के जो छात्र हैं वहां पर एमबीबीएस करने पहुंच रहे हैं, डॉक्टर्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है करनाल के आपके साथ जो बैच के स्टूडेंट्स थे वो कितने थे? अभी तक आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो वहां पर अभी कितने फंसे हुए हैं? क्या कुछ उनसे आपकी बातचीत हो रही है? मेरे बैच में काफ़ी बच्चे थे जो हरियाणा के हैं
और अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स की फ़्लाइट कल की थी, तो वो कीव एयरपोर्ट पर फ़्लाइट के लिए गए थे, बट वहाँ पर उनको ईमेल आता है कि उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है। तो वहाँ से उनको गार्ड्स भी एयरपोर्ट से निकाल देते हैं, दूसरी साइड से सोल्जर्स आ रहे होते हैं, वो फंस गए थे और फिर वो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं, ट्रेन भी सब बंद हो गई थी और अब वो इंडियन एम्बेसी में है इस वक्त कीव में, और वो इस वक्त सेफ हैं। बट जो बाकी के मेरे फ्रेंड्स जो डेनिप्रो में फंसे हुए हैं, उनको भी वार्निंग दी है कि अटैक किसी भी वक्त हो सकता है और उन्हें जल्द से जल्द बंकर्स में शिफ्ट करने का आश्वासन दिया है। भव्या, जिस तरीके से आप अपने घर सही सलामत पहुंच चुके हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ ऐसे वहां पर फंसे हुए हैं, क्या कुछ सरकारों से अपील करें? क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर के माध्यम से अब जो है मंत्रालय हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुके हैं, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी चिंतित जरूर हैं। मैं अभी यही रिक्वेस्ट करूंगी इंडियन गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द बाकी सबको इवैक्यूएट करे, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, बहुत लोग डरे हुए हैं उधर, उनके पास कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अब खाना भी ख़त्म होता जा रहा है, जहाँ सुपरमार्केट्स में लोग स्टॉक लेने जाते हैं सब आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, कुछ भी नहीं है उधर, और वहाँ पे पानी की भी अब कमी होती जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया एक्शन लेने में और अभी भी वो क्लोजली मॉनिटर ही कर रही है सिचुएशन को, बट अब उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएशन शुरू कर देना चाहिए। भव्या, अगर बात की जाए शिक्षा की बात की जाए तो अब क्योंकि यूनिवर्सिटीज आपकी वहां पर थी, तो अब शिक्षा किस तरीके से ग्रहण की जा रही है आप लोगों की? अभी हमारा ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, कल भी मेरी ऑनलाइन क्लास लगी थी, आज भी ऑनलाइन क्लास है। हमारी एजुकेशन तो नॉर्मल ही चल रही है, अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, बाकी आगे देखते हैं। ठीक है लक्ष्य, तो जिस तरीके से मंत्रालय की बात की जाए या फिर सरकारों से बात की भव्या जाए, ने कई सवाल भी उठाए हैं और हालातों को बताने की कोशिश भी की है कि जब वह यूक्रेन में थी तो वहां पर क्या हालात थे और जब वापस लौटी हैं तो क्या हालात हैं। लक्ष्य पर मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। जी शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कुछ चल रहा है वो हमारा मैटर नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं और सबसे ज़्यादा संख्या छात्रों की है जो वहां पर MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। बात करें हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में तो यहाँ के 2000 से ज़्यादा छात्र हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। हरियाणा सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है, किस तरह से कांटेक्ट कर रही है और कोई डेटा सामने आया हो कि कितने छात्र हरियाणा के वापस लौट चुके हैं और कितने छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं, कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं? देखिए, जिस तरह की स्थिति वहां बनी है और तेज गति से डेवलप हो रही है जी, उसमें भारत की एक राष्ट्र के रूप में जो प्राथमिकता है उसको प्रधानमंत्री जी ने कल अंडरलाइन किया है। सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट की समिति है उसकी बैठक के बाद जो विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस जो वहां युद्ध छिड़ा है दो देशों के बीच में, उसमें हमारी सबसे बड़ी चिंता और प्राथमिकता का विषय है हमारे नागरिकों को सुरक्षित निकालना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। जब वहां हालात बिगड़ने शुरू हुए, जब युद्ध की आशंका होनी शुरू हुई थी, तनाव बढ़ रहा था, समय रहते भारत की सरकार ने, हमारे संबंधित मंत्रालय ने, दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को, जैसा कि आपने कहा उनमें ज्यादातर छात्र छात्राएं हैं, उनको एडवाइजरीज जारी करनी शुरू कर दी थी। 15 फरवरी को कहा गया था भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वो उन्हें निकलना चाहिए क्योंकि स्थितियां बिगड़ रही हैं। 18 को एयर इंडिया की फ्लाइट्स प्लान कर दी गई थी 22, 24, 26 तारीख के लिए। और युद्ध जो है, क्योंकि वो असामान्य स्थिति होती है, आपको पता नहीं होता कब क्या डेवलप होगा, किस तरह से होगा, कोई नियम नहीं उस तरह के तय किए जा सकते कि इतने बजे आप इस चीज को स्विच ऑफ कर देंगे, इतने बजे ऑन कर देंगे। तो युद्ध होता है और युद्ध की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से यूक्रेन में अगर जो हमारे नागरिक हमारे हरियाणा के या भारत के फंसे हुए हैं उनमें से भी देख सुन रहा हो, खासतौर पे हरियाणा के लोग, तो उनको एक बात मैं निजी तौर पर भी कहूंगा हरियाणा की सरकार की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी, कि
ऐसी स्थिति में पैनिक से बचना चाहिए। शांत रहकर, संयमित रहकर जो इंस्ट्रक्शन एम्बेसी की तरफ से, जो इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से और वहां के शासन की तरफ से आए, उनका आप अनुपालन करें। हड़बड़ाहट में, हड़बड़ी में अपना नुकसान न होने दें, जहां तक सरकार का सवाल है। जी प्रोफेसर साहब, अभी तक हरियाणा के कितने छात्र हैं, जो कितने लोग हैं जो वापस आ चुके हैं और कितने वहां पर फंसे हुए हैं? नहीं, उसका कोई अपडेटेड आंकड़ा इस समय तत्काल, क्योंकि आपने मुझे जोड़ा है, तो उसका लेटेस्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है। ये सवाल आंकड़ों का बिल्कुल भी नहीं है। एक एक हरियाणवी की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, देशों के बीच का मामला है, तो इस विषय में जो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भारत के विदेश मंत्रालय का है, केंद्र की सरकार का है। और केंद्र सरकार, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से कल बात की, जहां ये कहा कि शांति से, वार्ता से, डिप्लोमेसी के रास्ते से संकट सुलझता है तो सुलझाएं। साथ में हमारे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता अभिव्यक्त की और उन्होंने लंबी बातचीत की है रूस के राष्ट्रपति से। रूस की तरफ से भी ये आश्वासन सार्वजनिक रूप से दिया ही जा रहा है कि जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। एक भी नागरिक का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सरकार ने स्पष्टता से कहा है जहां कहा जा सकता है। और जो जो जैसे जैसे अल्टरनेटिव इवैक्यूएशन के हो सकते हैं, उन सब पर काम चल रहा है। एक छात्रा अभी बोल रही थी, मैंने उनका नाम मैं सुन नहीं पाया, देरी से जुड़ा था। आप उनका नाम बता दें। भव्या नाम है उनका, भव्या नाम है। भव्या मेरे जिले करनाल से ताल्लुक रखती हैं। भव्या क्योंकि इस व्यवस्था में से निकल करके आई हैं, भव्या के मुंह से निकला कि इंडियन गवर्नमेंट ने देर कर दिया। भव्या को शायद सारे मामलों की उतनी बारीकी से समझ नहीं हो सकती, वो अभी स्कूल या कॉलेज की छात्रा हैं। भारत की सरकार, केंद्र की सरकार विशेष रूप से इस बात के लिए, उसकी ख्याति है सारी दुनिया में कि जब कहीं संकट इस तरह के आते हैं तो अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर छोड़ते नहीं है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, एक मिनट रुकिएगा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस बात को प्रमाणित करता है कि हम न केवल अपने नागरिकों को ऐसे संकटों में से निकालकर सुरक्षित लाते रहे हैं, बल्कि हमने तो दूसरे देशों के नागरिकों की भी उसके बाद मदद की है। इस मामले में भी भव्या और उसके साथी निश्चिंत रह सकते हैं। हमारी कोशिश होगी एक भी नागरिक को नुकसान ना हो। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर रमेश कुमार भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि ये तनाव कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा, क्या कोई उम्मीद लग रही है, कोई ऐसी संभावना, या फिर ये बढ़ता चला जाएगा? अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो संबंध है वो मधुर हो जाएंगे या युद्ध शांत हो जाएगा, क्योंकि रसिया के द्वारा ये युद्ध की घोषणा की जा चुकी है कि वो यूक्रेन को सबक सिखा के रहेगा जी। और इसमें नाटो देशों की तरफ से और अमेरिका के द्वारा भी रसिया को चेतावनी दी जा चुकी है कि वो भी इसके खिलाफ यूक्रेन के सपोर्ट में कार्रवाई करेंगे। तो अभी ये युद्ध की संभावनाएं और ज्यादा गहराती जा रही है। ये कह सकते हैं कि तनाव कितना और बढ़ने वाला है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, और कब खत्म होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लक्ष्य वर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये संकट कब खत्म होगा, ये तनाव कब खत्म होगा, ये तलखियां कब कम होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें